हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तुल्य आरएस ऑनलाइन क्लासेस में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइकोलॉजी एंड पेडागोजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक समायोजन यानी एडजस्टमेंट के विषय में। दोस्तों, ये टॉपिक इतना महत्वपूर्ण है कि ऐसा हम कह सकते हैं कि इसमें से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन आपके इस टॉपिक में से आते ही आते हैं और आएंगे ही आएंगे। तो आप इसको पूरा ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना। फिर भी कुछ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में उसको ज़रूर पूछना। मैं कोशिश करूँगा कि आपको सारे फैक्ट बताए जाएं। इससे जुड़ी हुई सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूं और आप भी इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना दोस्तों, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये समझने का टॉपिक है। अगर आप इसकी एक फीचर दिमाग में बना पाओगे तभी ये याद हो पाएगा और आप क्वेश्चन वहाँ पर निकाल पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर फैक्ट की बजाय कई बार जो है उदाहरण दे करके प्रश्न पूछ लेता है कि ये कौन से उपाय के अंतर्गत आता है। तो आप जब तक उनके कंसेप्ट को नहीं समझ पाओगे, मूल बातों को नहीं समझ पाओगे, तो क्वेश्चन गलत होने की संभावना रहती है। ये रट्टाफिकेशन वाला टॉपिक नहीं है, ये समझने वाला टॉपिक है। तो आप इसको पूरा ध्यान से देखना। तो चलिएगा शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, समायोजन क्या है, समायोजन किसे कहते हैं। तो समायोजन जो शब्द है दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, सम और आयोजन। सम का अर्थ होता है समान रूप से और आयोजन का अर्थ होता है अच्छी व्यवस्था। तो इस प्रकार अगर हम शाब्दिक अर्थ की बात करें तो समायोजन का शाब्दिक जो अर्थ है वो हो गया अच्छी तरह से परिस्थितियों को अनुकूल बनाना या अनुकूल बनाने की व्यवस्था करना। तो ये समायोजन का शाब्दिक अर्थ है। लेकिन हम मनोविज्ञान की भाषा में समायोजन किसे कहते हैं, एडजस्टमेंट किसे कहते हैं, तो समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, इस जीवन के अंदर हमारी बहुत सारी आवश्यकताएं हैं और बहुत सारी इच्छाएं भी हैं। तो क्या आप मानते हैं कि आपकी सारी आवश्यकताएं और सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी? नहीं दोस्तों, ऐसा किसी के लिए भी संभव नहीं होता। तो अब होगा क्या? देखिए, परिस्थिति आपके सामने है कि या तो आपकी आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं। अगर पूरी हो रही है तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन हम बात करते हैं उन आवश्यकताओं या उन इच्छाओं की जो आपकी पूरी नहीं हो पा रही हैं। अगर आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है, कोई आवश्यकता पूरी नहीं हो पा रही है, तो अब आपके सामने 2 रास्ते हैं। या तो आप परिस्थितियों के साथ में तालमेल बैठा लें, उनके साथ में समझौता कर लें, संतुलन स्थापित कर लें, या फिर आप उनके साथ में संतुलन स्थापित नहीं करें। तो यहाँ जो संतुलन स्थापित करने के, परिस्थितियों से समझौता करने की जो अवस्था है, उसी अवस्था को और प्रक्रिया को हम समायोजन के नाम से जानेंगे। लेकिन जब आप उनके साथ में समझौता या तालमेल नहीं बैठाते हैं तो वो समायोजन की विपरीत परिस्थिति यानी असमायोजन के नाम से जानी जाती है, जिसके अंदर अगर आप परिस्थितियों से समझौता नहीं करेंगे तो आपको तनाव, कुंठा, जो दुश्चिंता है, संघर्ष है, स्ट्रेस है, इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें हैं जो मानसिक रोग हैं वो घेर लेते हैं। अगर आप स्थितियों से समझौता नहीं कर लेते हैं और आपका जीवन जो है वो कष्टदायी जीवन बन जाता है। तो आप फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा कि समायोजन एक ऐसी प्रक्रिया या अवस्था है जिसमें व्यक्ति जो है अपनी आवश्यकताओं और उन इच्छाओं को पूरा न कर पाने के कारण परिस्थितियों के साथ में तालमेल बैठाता है या परिस्थितियों के साथ में समझौता स्थापित कर लेता है। तो परिस्थितियों से समझौता स्थापित करने की इस प्रक्रिया को ही हम समायोजन के नाम से जानते हैं। समायोजन की प्रक्रिया से तात्पर्य व्यक्ति की आवश्यकताएं व उनको पूरा करने वाली परिस्थितियों के बीच तालमेल स्थापित करने से है, एडजस्टमेंट करने से है। दोस्तों, हमारे जीवन में यही चलता रहता है हमेशा, क्योंकि समायोजन एक ऐसी प्रक्रिया है कि जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों में संतुलन स्थापित करता है। और ये एक ऐसी प्रक्रिया भी है जो निरंतर चलती रहती है, क्योंकि व्यक्ति का वातावरण जो है परिवर्तनशील है। तो वो अपने और अपने वातावरण के मध्य संतुलन स्थापित करने के लिए हमेशा प्रयास करता रहता है। तो समायोजन की प्रक्रिया जो है हमेशा हमारी चलती रहती है। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति अपनी आवश्यकता व उनको पूरा करने वाली परिस्थितियों के बीच में संतुलन स्थापित नहीं कर पाता है, ये दूसरी कंडीशन है, तो ऐसा व्यक्ति तनाव, चिंता और कुंठा का शिकार हो जाता है और असामान्य व्यवहार करना शुरू कर देता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा,
अगर उसने समझौता स्थापित कर लिया तो उसका व्यवहार जो है वो सामान्य ही रहेगा, लेकिन अगर वो संतुलन स्थापित नहीं करता है तो उसका व्यवहार कैसा हो जाएगा, असामान्य हो जाएगा। और इसी असंतुलन या असामान्य व्यवहार की स्थिति को हम असमायोजन के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो ये समायोजन और असमायोजन के बीच में अंतर है। दोनों बातों को उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर कुसमायोजन की बात करें तो इसी को हम कुसमायोजन भी कह देते हैं कई बार, कि जब व्यक्ति अपने विचारों और किसी परिस्थिति के साथ संतुलित अनुकूलित करने में सक्षम नहीं होता तो वह कुसमायोजन की स्थिति में होता है। यदि वो संतुलन स्थापित नहीं कर रहा तो वो कुसमायोजित है, अगर संतुलन स्थापित कर लिया तो वो समायोजित है। समायोजित होने की स्थिति के अंदर सारी बीमारियां दूर हो जाएगी, हमारे सारे मानसिक रोग दूर हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही कुसमायोजित होता है तो उसको मानसिक रोग हो जाएंगे और वो मानसिक रोगग्रस्त कहलाना शुरू कर देता है। यहीं से हमारे आगे की जो पड़ाव है, जो चीज़ें हैं वो स्टार्ट होती हैं कि कैसे हम इस मानसिक रोग से हमें लड़ना है और कैसे हम इनके उपाय करते हैं ताकि कुसमायोजन से समायोजन की स्थिति में आ सके। आइजेंक की परिभाषा है कि यह वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति की आवश्यकताएं तथा दूसरी ओर वातावरण के अधिकारों में पूर्ण संतुष्टि होती है। ये समायोजन की परिभाषा है दोस्तों। ये किसकी परिभाषा है? ये समायोजन की परिभाषा है, जिसमें ये बताया गया कि जो व्यक्ति है उसकी आवश्यकताएं और वातावरण के अधिकारों में पूर्णतः संतुष्टि होती है आइजेंक व अन्य के अनुसार। ये समायोजन की परिभाषा हमने देखी। उम्मीद है कि कई बार ऐसी परिभाषाएं जो है वो परीक्षा में पूछ लेता है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करें कि हम कैसे पहचानें कि कोई व्यक्ति समायोजित है या नहीं। तो समायोजित व्यक्ति के कुछ लक्षण हैं जिनको देख करके हम पहचान सकते हैं। ऐसे व्यक्ति जो होगा वो पूर्णतः संतुलित रहते हैं। हमेशा आपको संतुलित जीवन मिलेगा उनको, कि न तो बहुत ज़्यादा हंसने वाले, बहुत ज़्यादा रोने वाले, बहुत ज़्यादा सुखी दिखाई नहीं देंगे, बहुत ज़्यादा दुखी दिखाई नहीं देंगे। परिस्थितियों के अंदर बहुत ज़्यादा उतावले नहीं होते और बहुत ज़्यादा शिथिल भी नहीं रहते। दोनों प्रकार के बीच के अंदर एक बड़ा अच्छा ही संतुलन हमें इनमें दिखाई देता है। अगली बात करें कि ऐसे व्यक्ति कैसे होंगे? महत्वाकांक्षी होंगे, हमेशा महत्वाकांक्षाएं रखते हैं और इनका जो एटीट्यूड होता है वो पॉजिटिव होता है, सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ में लेकर के चलते हैं। अगर कुछ बुरा भी होता है तो भी उसके अंदर ये कुछ पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश करते हैं कि शायद कुछ हुआ है तो हमारे किसी न किसी अच्छे काम के लिए हुआ है, कुछ हमारा पोटेंशियल जो है वो बाहर निकालने के लिए ही होता है। ऐसा इनका दृष्टिकोण होता है। संवेग की जैसे अभी हमने बात की, बड़े संतुलित होते हैं, बार बार इनके संवेग उत्तेजित नहीं होते, बड़े ही अच्छे ढंग से उनको ये मैनेज करना जानते हैं, संवेगात्मक रूप से ये स्थिर होते हैं। ये आपको सदैव संतुष्ट और सुखी दिखाई देंगे, ये अपने दुख का रोना रोते हुए नहीं रहते हैं दोस्तों। इसके बाद में हम बात करें, ऐसे जो लोग होंगे वो साहसी भी होंगे और सबसे बड़ी बात कि परिस्थितियों के साथ में ये अनुकूलन करना जानते हैं और परिस्थितियों के अनुसार ही ये आचरण करते हैं। जैसी परिस्थितियां हैं वैसा ही आचरण करते हैं, न कि अपने अनुसार। और सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों कि ये अपने गुण दोषों के बारे में जानते हैं। अपने गुण दोषों की इन्हें समझ होती है कि मेरे में कौन से गुण हैं और कौन से दोष हैं, और उन्हीं के अनुरूप जो है ये आचरण करने वाले होते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे मानसिक रोगों के विषय में। जैसे हमने बात की थी, अगर हमने समायोजन स्थापित कर लिया तो कोई समस्या नहीं है, समस्याएं खत्म होगी, मानसिक रोग रहेंगे नहीं। लेकिन अगर हमने समायोजन स्थापित नहीं किया और अगर हम असमायोजन की स्थिति में हैं तो कौन से रोग हमारे पास में आ सकते हैं या किन समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है? तो सामान्यतः ये 5 प्रकार की समस्याएं हैं। तनाव है, दुश्चिंता है, दबाव है, बगनाशा है, द्वंद्व है। एक आधा प्रश्न तो इसी में से पूछ लेता है कि तनाव किसे कहते हैं, दुश्चिंता किसे कहते हैं, या फिर इनके उपायों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ ये जो मानसिक रोग हैं ये गेट्स के द्वारा दिए हुए जो प्रकार हैं उनकी अपने बात कर रहे हैं। क्रमशः एक एक को हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे तनाव के विषय में। टेंशन कई बार हम इसको जो है मनोविज्ञान की भाषा में डिप्रेशन बोलते हैं। तनाव क्या होता है? तनाव देखिए न अच्छा है न बुरा है। तनाव हमें क्या करता है? किसी परिस्थिति से बाहर निकालने के लिए मोटिवेट करने का कार्य करता है। जब व्यक्ति समय, परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार कार्य नहीं कर पाते हैं, कोई व्यक्ति की ऐसी कंडीशन है कि जो समय
की जो रिक्वायरमेंट है वो उसको पूरा नहीं कर पा रहा है, समय परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार आचरण नहीं कर पा रहा है, अनुसार कार्य नहीं कर पा रहा है, तो वह तनाव का शिकार हो जाता है। दोस्तों, तनाव क्या करता है? तनाव असंतुलन की दशा है जो व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था का अंत करने के लिए प्रेरित करते हैं। गेट्स एवं अन्य के द्वारा दी हुई ये परिभाषा है। यानी तनाव भी एक असमायोजन ही है। अभी हमने बात की कि असमायोजन के अंदर हमें ये रोग देखने को मिलेंगे। ये जो सारी कंडीशन 500 पॉइंट्स हम बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, ये सारे के सारे असमायोजन का ही पार्ट है। यानी असमायोजन में ही हमें इनका सामना करना पड़ रहा है। यानी जब हम तनाव की बात कर रहे हैं तो उस समय की बात यही है कि हम समायोजित नहीं है। दोस्तों, अब देखिएगा तनाव क्या करता है जब हम परिस्थिति के अनुसार आचरण नहीं कर पा रहे हैं। आपने कई बार अनुभव किया होगा कि जब आपकी परीक्षा है तो परीक्षा से कुछ दिन पहले तनाव आना शुरू हो जाता है, और जैसे ही मान लीजिएगा कि आपकी परीक्षा है और 9 बजे आपको परीक्षा के लिए घर से निकलना था, बस में बैठना था। 9 बजे जैसे ही आप बस स्टैंड पर पहुंचते हैं तो आपको पता चलता है कि या तो बस जो है वो स्थगित हो चुकी है या 5 मिनट पहले ही जा चुकी है। तो अब जो आपकी कंडीशन होती है वो एक प्रकार का डिप्रेशन या तनाव लेकर के आती है, टेंशन लेकर के आती है। तो यहाँ पर आप अंदर से अभी प्रेरित होते हैं उस परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए। अब आप क्या करेंगे? और उस परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए आप देखेंगे कि इसके तुरंत बाद में कोई बस है या नहीं, पैरेलल में कोई ट्रेन चल रही है या नहीं चल रही है। लेकिन उस समय जो आपकी स्थिति है उसे हम तनाव के नाम से जानते हैं। वो असंतुलन जो आता है उसको हम तनाव बोलते हैं। तो कई बार ये भी हुआ होगा कि जब आप मान लीजिए परीक्षा के बिल्कुल नज़दीक हैं, 2 घंटे बाद में आपके जो एग्ज़ाम होने वाला है, लेकिन आपको रोल नंबर नहीं मिल रहा है और अब आप उसको डाउनलोड करने जा रहे हैं और वो डाउनलोड हो नहीं रहा है। तो ये जो स्थिति है ये तनाव की स्थिति होती है। दोस्तों, आई होप कि आप इस बात को समझ गए होंगे। उसके बाद में हम बात करते हैं दूसरी जो हमारी स्थिति है वो है दुश्चिंता। हम बात करेंगे दुश्चिंता के विषय में। दुश्चिंता क्या होती है दोस्तों? देखिएगा, आप इसको इस तरह से न लें कि दुश्चिंता यानी दो माने होता है बुरी, तो बुरी चिंता दुश्चिंता। देखिए, चिंता तो कोई भी अच्छी नहीं होती, चिंतन अच्छा होता है। चिंता तो समस्याएं हैं वो कोई हल नहीं निकालते, लेकिन चिंतन हल निकालने का प्रयास करता है हमेशा। तो दुश्चिंता का जो मतलब है चिंता से नहीं है। यहाँ हम एक बात समझ लेते हैं, इसका जो संबंध है वो अचेतन मन में किसी दमित इच्छा से है जो चेतन में आने का प्रयास करती है। ये एक ऐसी कंडीशन है, एक ऐसी परिस्थिति है जब आपके अचेतन मन के अंदर कोई दमित इच्छा थी वो चेतन में आने का प्रयास करती है, तो आप उस समय जो है दुश्चिंता के शिकार हैं। जैसे मान लीजिएगा आप एक आरएएस या आईएएस ऑफिसर बनना चाहते थे, लेकिन तैयारी कम या किसी भी प्रकार से आप आरएएस या आईएएस ऑफिसर नहीं बन पाए और आप एक अध्यापक या अन्य किसी पद को सुशोभित कर रहे हैं और वहां पर निरंतर रूप से कार्य कर रहे हैं और आपको एडजस्टमेंट होने के बाद में काफ़ी समय भी बीत चुका है। लेकिन जब आप 50 अबव हो गए तो आपको आपका एक ऐसा मित्र मिलता है जो आप ही के साथ तैयारी करता था, लेकिन आज वो आईएएस के पद पर सुशोभित है। जैसे ही वो आपको उस समय मिलता है तो मिलते ही आपको पुरानी बातें, जो दमित इच्छाएं हैं अपने मन के अंदर जो थी वो पूरी नहीं हो पाई, वो बाहर आने का प्रयास करना शुरू कर देती है। तो ऐसी जो स्थिति के अंदर जो कुछ आप महसूस करते हैं वो दुश्चिंता की स्थिति हुआ करती है। दोस्तों, अब जो तनाव होगा, जो कंडीशन होगी, जैसा आपका मानसिक वातावरण होगा, वो सारा का सारा दुश्चिंता के नाम से जाना जाता है। तो हम क्या बात कर रहे हैं कि ऐसी दमित इच्छा जो हमारे अचेतन मन में थी, अभी उसका कोई स्थान नहीं था, लेकिन अचानक से वो बाहर आना शुरू कर देती है। तो ये जो परिस्थिति या स्थिति बनती है, जो व्यवहार बनता है, इसे ही हम दुश्चिंता के नाम से जानते हैं। फ्रॉइड क्या कहते हैं कि जब प्राणी के अचेतन मन में दमित इच्छा चेतन मन में आने का प्रयास करती है तो हम दुश्चिंता की स्थिति में फंस जाते हैं। ये भी एक कंडीशन है दोस्तों, आई थिंक आप समझ गए होंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं दबाव के विषय में, स्ट्रेस के विषय में। देखिएगा, ये तनाव ही जब बहुत ज़्यादा हो जाए तो स्ट्रेस का रूप ले लेता है। सफलता, असफलता या आत्मसम्मान की रक्षा। देखिए, यहाँ हम बहुत ज़्यादा सफलता की बात, असफलता की बात या आत्मसम्मान की रक्षा की बात कर रहे हैं।
तो ये सारा का सारा दबाव के रूप में ही आता है। जब हम कहें कि आपको पास होना है तो ठीक है, लेकिन जब आपसे कहा जाए कि आपको पास होना ही होना है, तो ये जो होना ही होना है, ये जो शब्द है, ये दबाव जो लेकर के आता है, उसी कंडीशन को हम स्ट्रेस या दबाव के नाम से जानते हैं। ये हमेशा एक कंपटीशन के कारण होगा। ये एक कंपटीशन के कारण होता है। जब परीक्षार्थी सफलता या असफलता को बहुत ज़्यादा ले लेता है, उसकी जो है आवश्यकता बहुत ज़्यादा महसूस करता है, तो इसी कंडीशन को हम मनोविज्ञान की भाषा के अंदर जो है दबाव के नाम से जानते हैं। जैसे आप जब परीक्षा दे रहे हैं और जब आपने परीक्षा को करना शुरू किया तो आपके पास में पर्याप्त समय था, लेकिन आप देखते हैं 10 मिनट बचे हैं, लेकिन अभी 2 क्वेश्चन आपके रह गए हैं और आप जानते हैं कि आप उनको पूरा नहीं कर पाएंगे। तो अब उस जो कंडीशन है, उस कंडीशन को ही हम दबाव के नाम से जानते हैं। और आपने क्रिकेट मैच देखा होगा, यानी मान लीजिए 6 बॉल रह गई है और 6 बॉल पर 30 रन बनाने हैं, तो उस समय जो है वो मतलब तनाव जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया, जो परिस्थितियां हैं और ज़्यादा भयानक हो गई हैं। तो इसी कंडीशन को हम दबाव और स्ट्रेस के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो आई होप कि इसको भी आप समझ गए होंगे। इसके बाद में हम बात करें बगनाशा या कुंठा के विषय में। दोस्तों फ्रस्ट्रेशन कहते हैं इंग्लिश के अंदर। जब कोई व्यक्ति जो है बार बार प्रयत्न, हमने कहा एक बार प्रयत्न किया तो फेल हो गए, कोई बात नहीं, लेकिन कोई व्यक्ति जो है वो बार बार प्रयत्न करने पर भी असफल होता रहता है, सफल हो ही नहीं पा रहा है, तो वो निराश हो जाएगा। तो इस निराशा को ही हम मनोविज्ञान की भाषा में बगनाशा कहते हैं। 2 बार परीक्षा दी, 4 बार दी, 10 बार दी, लेकिन हर बार फेल कर गया। तो अब क्या होगा? अब जो व्यक्ति के अंदर निराशा जो आती है, उस निराशा को ही हम जो है मनोविज्ञान की भाषा में बगनाशा या कुंठा के नाम से जानते हैं। दोस्तों बड़े अच्छे से इसको समझ लीजिएगा। बार बार कोशिश करने पर भी जब सफलता नहीं मिलती है तो व्यक्ति जो है वो अपने आप पे ही विश्वास खो देता है और बिल्कुल निराश हो जाता है कि अब तो कुछ मिलने वाला ही नहीं है। जब किसी प्राणी के लक्ष्य प्राप्ति का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, यानी मार्ग का अवरुद्ध होना ही बगनाशा कहलाता है, ऐसा कहने वाले थे जेम्स ड्रेवर। और दूसरी बात, किसी इच्छा या आवश्यकता के मार्ग में उत्पन्न संवेगात्मक तनाव ही बगनाशा या कुंठा है। ये परिभाषा गुड ने दी थी, दोनों अच्छी परिभाषाएं हैं, याद रख लीजिएगा। वापस बोल रहा हूँ कि बगनाशा या कुंठा वो कंडीशन है जब आप बार बार प्रयत्न करने के बाद भी असफल होते रहते हैं और अपने आप में विश्वास खो देते हैं। ये एक लंबे समय तक चलने वाली जो है प्रोसेस होती है। दबाव है, तनाव है, ये इतने लंबे समय तक नहीं चलते हैं दोस्तों, लेकिन बगनाशा या कुंठा एक ऐसी कंडीशन है जो लंबे समय तक चल सकती है, क्योंकि आप निराश हो गए हैं। वो जीवन में निराशा को दर्शाता है। ये 2 प्रकार की हो सकती है। कौन कौन सी? एक तो हो सकती है आंतरिक और एक हो सकती है बाह्य। आंतरिक बगनाशा की बात करें जो आपके खुद के कारणों से होती है, खुद के अंतर के कारण होती है उसको। जैसे कोई बच्चा है जो बार बार जो है एग्ज़ाम दे रहा है, कोई परीक्षा दे रहा है, हर बार 1 या 2 नंबर से रह जाता है। जब आपसे उससे पूछोगे कि क्या हुआ भाई तेरे परिणाम का, तो वो बोलता है 1 नंबर से रह गया या 2 नंबर से पीछे रह गया। तो उसके अंदर की परिस्थिति है, खुद के कारण ही है। लेकिन बाहरी बगनाशा की बात करेंगे तो वो एक ऐसी कंडीशन है जो बाह्य कानूनों या नियमों या बाधाओं के कारण होती है। जब कोई कानून या जो बाहरी समाज है वो आपको किसी कार्य को करने के लिए मना कर देता है, तो आप बाह्य जो है कुंठा के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे द्वंद्व या संघर्ष के विषय में। द्वंद्व या संघर्ष के विषय में। संघर्ष देखिए हमेशा 2 चीज़ों के बीच में ही होगा। द्वंद्व या संघर्ष हमेशा 2 चीज़ों के बीच में ही होगा। यहाँ समझ लेते हैं हम इसको कि यहाँ 2 चीज़ें कौन सी हैं। जब आपके सामने एक साथ 2 इच्छाएं या 2 अवसर उपस्थित हों और उनमें से किसी एक का चयन करना हो, तो मस्तिष्क में द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जब संघर्ष हो रहा है तो 2 में से एक को ही जीतना है। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि एक साथ आपके सामने 2 परिस्थितियां उत्पन्न हैं, 2 इच्छाएं उत्पन्न हैं, दोनों में से आपको एक कार्य करना है। कल आपकी परीक्षा है और आज शाम को आपके पास में आपका कोई ऐसा पुराना मित्र आ पहुंचा है जिसके साथ आप मिलकर के बात करना भी चाहते हैं। तो अब समस्या यही है कि या तो आप उसके साथ में बात कर सकते हैं या आप कल के लिए पढ़ाई कर सकते हैं। तो जब तक वो परिस्थितियां समाप्त नहीं हो जाती, वो समय नहीं निकल जाता, तब तक आपके दिमाग में संघर्ष हमेशा चलता ही रहता है। या एक ही समय पर टीवी के अंदर 2 चैनल्स पर आपके मनपसंद प्रोग्राम चल रहे हों, तो आप कौन सा देखेंगे? यहाँ पर चुनाव की बात आती है, चयन की बात
आती है, या फिर हम ऐसा कहें कि किसी एक दिन जो आपकी 2 परीक्षाएं आ चुकी हैं, दोनों में से आपको किसी एक का चयन करना है, तो ऐसी जो स्थिति है वो संघर्ष या द्वंद्व के नाम से जानी जाती है। ये 3 प्रकार की हो सकती हैं। ग्राह्य ग्राह्य यानी उपागम उपागम दोनों जो परिस्थिति है वो धनात्मक है। दोनों ही परिस्थितियां क्या है, धनात्मक है। जैसे हम बात करें कि किसी जो है पिता को अपनी पुत्री के लिए कोई लड़का देखना है शादी करने के लिए, तो 2 लड़के उसके सामने हैं। एक देखने में सुंदर है, उसकी प्राइवेट जॉब है, लेकिन दूसरा है जो देखने में सुंदर नहीं है, उसकी गवर्नमेंट जॉब है। मैं यहाँ गवर्नमेंट, सरकारी या प्राइवेट की बुराई नहीं कर रहा दोस्तों, आप इस कंडीशन को समझने की कोशिश करिएगा। एक के पास में जो है वो देखने में सुंदर है लेकिन उसके पास में पैसा धन संपत्ति कम है, लेकिन दूसरा जो है देखने में सुंदर नहीं है लेकिन उसके पास में बहुत सारा धन संपत्ति है, अच्छी जॉब है उसके पास में, तो वो दोनों में से किसका चुनाव करें? ये दोनों ही धनात्मक है। या फिर हम बात करें किसी स्त्री के पास में किसी लड़की को किसी लड़के का चुनाव करना है और वो भी 2 हैं उसके सामने, एक देखने में सुंदर है और दूसरे के पास में नौकरी है, तो वो दोनों में से किसका चुनाव करें? तो यहाँ जो है हम संघर्ष, हम अच्छे या बुरे की बात नहीं कर रहे, वो डिसीजन उसी को लेने दो, उसी पे छोड़ दो कि वो कौन सा डिसीजन लेते हैं। दोस्तों हमें तो सिर्फ ये समझना है कि यहाँ जो परिस्थिति उसके मन के अंदर है, अंतर मन में है, वो द्वंद्व या संघर्ष प्रकार की है और वो ग्राह्य ग्राह्य के अंदर आती है, यानी दोनों ही अपनाने वाली है। परिहार परिवार दोनों ही, जब देखिए ऋणात्मक हो, ऋणात्मक का मतलब क्या हो गया, दोनों ही त्याग करने वाली हो, यानी कि आगे कुआं पीछे खाई की बात है। आपके दांत में बहुत जोर से दर्द हो रहा है लेकिन आप इंजेक्शन लगाने से भी बचना चाहते हैं, आपको इंजेक्शन से भी डर लगता है। अब दांत वाले के पास में जाएंगे, दोनों ही परिस्थितियां, आपको इंजेक्शन भी लगवाना है जिससे भी आप डरते हैं, और दूसरी बात कि आपको जो है उस दर्द से भी मुक्ति पानी है, दर्द भी हो रहा है, तो दोनों ही परिस्थितियां ऋणात्मक है। उपागम परिहार की बात हम करें, जब एक धनात्मक हो और एक ऋणात्मक परिस्थिति हो, तो ऐसी जो परिस्थिति है वो यही कहलाती है। जैसे हम कहें कि कोई व्यक्ति है, कोई जो युवक है वो नौकरी लगना चाहता है लेकिन पढ़ना नहीं चाहता, यानी उसको नौकरी भी मिल जाए लेकिन ऐसे ही मिल जाए, कुछ ले दे के मिल जाए या कैसे भी मिल जाए, लेकिन उसको मेहनत न करनी पड़े, है ना, कि हम मेहनत भी नहीं करना चाहते और हमें चाहिए भी सब कुछ, तो ऐसी जो परिस्थिति है वो उपागम परिहार के अंतर्गत आती है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों कि कुसमायोजन से बचने के लिए हम उपाय क्या करें, हम कौन कौन सी कोशिश कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो उपाय हमारे पास में आते हैं 2 प्रकार के हैं दोस्तों, प्रत्यक्ष उपाय और अप्रत्यक्ष उपाय। अप्रत्यक्ष जो उपाय होंगे वो सारे मानसिक रचनाएं होती हैं, हम मनोरचनाओं के द्वारा इनका उपाय करने की कोशिश करते हैं। प्रत्यक्ष में हम क्या करेंगे, देखिए लक्ष्य का प्रतिस्थापन कर लेंगे, यानी लक्ष्य को ही बदल लेंगे। सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो टेढ़ी कर लेंगे, मार्ग बदल लेंगे, किसी और तरीके से उसको पाने का प्रयास करते हैं। आप पढ़ नहीं सकते हैं, पढ़ करके नौकरी नहीं ले सकते हैं, तो कुछ और तरीके अपनाना शुरू करते हैं। या फिर हम जो मार्ग में बाधाएं हैं उनको दूर करते हैं, समस्याओं का विश्लेषण करते हैं। ये सारी चीज़ें हम प्राथमिक तौर पर करते हैं। यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई इच्छा है हमारी और बीच में बाधा है तो हम उस बाधा को ही दूर करने का प्रयास करेंगे, लेकिन अगर हम उसको दूर नहीं कर पाते हैं तो फिर हम अन्य उपाय अपनाएंगे जो मनोरचनाओं के रूप में अप्रत्यक्ष उपाय आते हैं। तब हमें मन को समझाना पड़ता है कि हमारे लिए क्या उचित है क्या अनुचित है, जिनकी बात अभी हम देखते हैं कि अप्रत्यक्ष उपाय के अंदर कौन कौन से आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दमन के विषय में। दमन क्या कहता है कि कटु अनुभूतियां जो हैं हमारी, कटु अनुभूतियों और दुखद बातों और अतृप्त इच्छाओं को बलपूर्वक भुला देना। यानी कोई कटु अनुभूति है, कोई दुखद बातें हैं या अतृप्त इच्छाएं हैं, उसको बलपूर्वक भुला देना। ये शब्द हमेशा याद रखिएगा। दमन कभी भी आसानी से होता है क्या, दमन तो बलपूर्वक ही होता है। बलपूर्वक भुला देना दमन कहलाता है। जब आप उनको जानबूझकर जो है उनको बलपूर्वक जो है उनको दबाना पड़ता है। जैसे हम बात करें कि आप मार्केट में गए और वहाँ पर आप एक मिठाई की दुकान के सामने से गुजरते हैं और वहाँ पर गर्मा गर्म समोसे जो हैं तले जा रही हैं या कचौरियाँ तली जा रही हैं। अब आपकी खाने की इच्छा होती है, लेकिन आपको ये भी याद है कि आज आपका फास्ट है, आज आपका व्रत है, उपवास है और आप उन चीज़ों को नहीं खा सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, खाएंगे क्या? नहीं, उन चीज़ों को बलपूर्वक उस इच्छा को अपने दबा देते हैं। जैसे मान लीजिएगा आज
शाम को आपके किसी मित्र की शादी थी और आपने बड़ी अच्छे तरीके से बहुत दिनों से उसकी प्रिपरेशन की थी, बड़े अच्छे कपड़े खरीदे थे, बहुत अच्छे आपने वो डांस स्टेप भी सीख लिए थे, बहुत कुछ तैयारियां आपने की थी, बड़ी इच्छाएं थी मन के अंदर। लेकिन जब आप तैयार होने के लिए घर पे आते हैं तो आपको पता चलता है कि आपकी मम्मी या पापा की तबीयत इतनी ख़राब है कि आपको उनके साथ में ही हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा या उनके साथ में ही रहना पड़ेगा। तो क्या आप उनको छोड़ करके शादी में जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे। आप उन इच्छाओं को बलपूर्वक भुला देते हैं और आप उनको ही समय देंगे, चाहे वो कितनी भी इम्पोर्टेंट क्यों ना हो। तो इस प्रकार जो है बलपूर्वक जो अपने भुला देते हैं उसे ही हम दमन के नाम से जानते हैं। शमन क्या होता है? यहाँ ये शब्द याद रखना, जानबूझकर अस्वीकरण करना। हम उन बातों को भूल जाना चाहते हैं जिनकी वजह से हमें तनाव होता है। जैसे मान लीजिएगा आज आपकी कोचिंग क्लास थी और आप घर से निकले, लेकिन रास्ते में जैसे ही आप बाइक लेकर के निकले तो आपने किसी दूध वाले को टक्कर मार दी और उसके साथ में आपका खूब सारा झगड़ा हो जाता है और वो आपको बहुत सारी सुनाता भी है, आप भी सुना देते हैं। लेकिन जैसे ही आप क्लास में पहुंचते हैं तो क्या आप उनको याद करते रहेंगे? हम याद तो आती है लेकिन हम असमायोजित नहीं होना चाहते। समायोजन के लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं, तो हम समायोजन के लिए क्या करेंगे? हम कहेंगे कि जो हो गया सो उसे भूल जाओ, छोड़ो उन बातों को, आगे का काम करते हैं, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, है ना। ये बात बिल्कुल वैसी ही है। तो हम जो होना था वो हो गया, हम आगे से अब नया प्रयास शुरू करते हैं। तो ये जो है ये शमन के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद में हम करें प्रक्षेपण। प्रक्षेपण का मतलब होता है फेंकना या थोपना। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। यहाँ हम क्या करते हैं? हम अपनी असफलता का दोष जो है किसी अन्य पर डाल देते हैं। जैसे हम कहें कि परीक्षा का जो परिणाम आया और उसके अंदर जो व्यक्ति है वो उत्तीर्ण नहीं हो पाया, तो अब वो क्या कहेगा? अगर अपने पे ले तो उसको तनाव होता है, इसलिए वो कहता है कि टीचर ने तो हमें इस बार अच्छे से पढ़ाया ही नहीं था। तो अगर नहीं पढ़ाया था तो उसने अपनी जो कमजोरियां थी वो किसी अन्य पर डाल दी हैं, जो अपने दोस्त हैं वो किसी और पर मंडित कर दिए हैं। तो ऐसी जो परिस्थिति आती है, ऐसा जो उपाय है उसे हम प्रक्षेपण के नाम से जानते हैं। इसके बाद में हम अगले जो उपाय हैं उसकी बात करते हैं प्रतिगमन। प्रतिगमन का अर्थ होता है पीछे की ओर लौटना। पीछे की ओर लौटना। जब जीवन में बहुत ज़्यादा तनाव होता है तो हम बचपन की फ़ोटो को देखते हैं, ये एक प्रकार से प्रतिगमन ही है। पीछे की ओर लौटते हैं तो हमें अच्छा महसूस होता है और हमारा तनाव क्या होता है? कम हो जाता है। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति है बहुत तनाव के अंदर बच्चों की तरह फूट फूट करके रोना शुरू कर दे, या फिर आपने देखा होगा कई बड़े लोग हैं बच्चों वाले खेल खेलना स्टार्ट कर देते हैं, और कोई जो बच्ची है वो अपने ससुराल में बहुत दुखी है तो वो आते ही अपनी माता की गोद में सर रख करके बच्चों की तरह रोना शुरू कर देती हैं। यानी बचपन की जो क्रियाएं हैं अगर हम उम्र निकलने के बाद में करते हैं तो इसे हम प्रतिगमन के रूप में जानते हैं। ये भी एक उपाय होता है तनाव को कम करने का। इसके बाद में ये भी एक अच्छा उपाय है पृथक्करण। इसमें हम क्या करेंगे? जो परिस्थिति है व्यक्ति को तनाव दे रही है उससे खुद को अलग ही कर देना, यानी वो वहां से बाहर ही निकल जाता है, वो वहां से बाहर ही निकल जाएगा, उस परिस्थिति का ही त्याग कर देता है। ये एक सामान्य सी प्रक्रिया है। आश्रित होना, इसके अंदर क्या होगा कि कर्महीन जो व्यक्ति है, तनाव हो गया, खुद कुछ नहीं कर पा रहा है तो वो दूसरे पर आश्रित हो जाता है कि अब जो कुछ करना है वो आप ही करोगे, मैं तो आपके शरण में आ चुका हूँ। ये एक शरणागति की सी बात है। यदि किसी व्यक्ति से कोई परीक्षा पास नहीं हो रही है, कोई कार्य नहीं कर पा रहा है तो वो किसी व्यक्ति को ढूंढता है और उस पर जाकर के आश्रित तो हो जाता है कि सर अब तो आप ही कुछ करने वाले हो, जो आप करोगे वही होगा, मैं तो वैसा का वैसा ही करने के लिए तैयार हूँ। तो इसे हम आश्रित होना के नाम से जानते हैं दोस्तों। फिर देखिएगा तादात्म्यकरण। तादात्म्यकरण क्या होता है? समायोजन स्थापित करने के लिए ही होता है दोस्तों, कि व्यक्ति अपना परिचय जो है समाज के किसी ऐसे व्यक्ति से जोड़ लेता है, स्थापित कर लेता है जिसे कोई पद या प्रतिष्ठा प्राप्त हो, साथ ही वह उस व्यक्ति के गुणों और अवगुणों का अनुसरण भी करना शुरू कर देता है। दोस्तों देखिए, जैसे मान लीजिएगा एक ही परीक्षा दो दोस्तों ने दी या दो भाइयों ने दी, एक पास हो जाता है और एक नहीं होता है। जैसे उससे पूछा जाए क्या हुआ तुम्हारे परिणाम का, तो वो बोल देता है कि मेरा नहीं हुआ तो क्या हुआ, मेरे भाई का हो गया या मेरे दोस्त का हो गया। या किसी व्यक्ति से परिचय पूछा जाए तो वो कह देता है कि मैं तो फलां जो नेता है या मैं तो उस नेता के गांव का हूँ, मैं तो उस शहर का हूँ जिसमें वो नेता रहते थे, या वो मुंबई नगरी से हूँ जहाँ पर सलमान खान रहते हैं या फिर अक्षय कुमार रहते हैं
या फिर देखिएगा कोई और ऐसी अस्थि ले लें जो उस स्थान से रहती है और उससे जोड़ करके हम जो है अपना परिचय देना शुरू कर देते हैं और यहाँ तक कि हम उनके गुणों अवगुणों को अनुसरण भी करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो परिस्थिति है ये तादात्म्यकरण के नाम से जानते हैं हम इसको। इसके बाद में देखिएगा अगली जो आती है विस्थापन। विस्थापन क्या है? हम अपना जो आक्रोश और जो गुस्सा है वो किसी अन्य व्यक्ति या अन्य वस्तु पर ट्रांसफर कर देते हैं जहां से आक्रमण की उम्मीद न हो। जैसे मान लीजिएगा किसी एम्प्लॉय का ऑफिस के अंदर बॉस से बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ, वहां पर बॉस को वो कुछ नहीं कह पाया, लेकिन जैसे ही वो घर आता है तो अपने बच्चों को डांटता है, पीटता है, मारता है, जानता है कि वहां से सामने से कोई आक्रमण नहीं हो सकता, तो वो आक्रोश जो घर पे उतारता है उसे ही हम विस्थापन की स्थिति के नाम से जानते हैं दोस्तों। इसके बाद में अगला जो हमारा उपाय है वो है दिवा स्वप्न। दिवा स्वप्न क्या है? देखिए, अब के जो बिछड़े तो हम ख्वाबों में मिलेंगे, यानी कल्पना के माध्यम से ही अपनी इच्छाओं को पूरा करना, हकीकत में उनकी पूर्ति नहीं हो पाती, तो कल्पनाओं के अंदर ही, सपनों में ही क्षणिक आनंद प्राप्त किया जाता है, ये सोच करके कि ये हमारी इच्छाएं जो हैं वो पूरी हो चुकी हैं। अब देखिएगा अगला जो आता है औचित्य स्थापन की बात करें। किसी भी कारण से यदि कोई वस्तु प्राप्त नहीं हो पाती तो उसी वस्तु में ही दोष निकाल देना औचित्य स्थापन के नाम से ही जानते हैं। जैसे कि हम कहें भी अंगूर खट्टे हैं, अंगूर खट्टे होने का मतलब क्या हुआ? उस वस्तु में ही दोष निकाल दिया, हमें नहीं चाहिए, ये तो अंगूर ही खट्टे हैं, ये तो किसी काम की ही नहीं है। इसके बाद में हम बात करें विपरीत रचना। विपरीत रचना कौन सी होती है? कभी कभी व्यक्ति की इच्छा या आवश्यकताएं इस प्रकार की हों कि उन्हें सार्वजनिक रूप से व्यक्त करना व्यक्ति के हित में नहीं होगा। यहाँ हम एक कंडीशन ये लेते हैं दोस्तों कि जैसे किसी परिवार के अंदर एक बहू है और एक सास है, तो जो बहू है वो सास को बिल्कुल पसंद नहीं करती, लेकिन अगर वो उसके साथ बुरा व्यवहार करती है तो उसके पति को अच्छा नहीं लगता। अब वो ये चाहती है कि पति के साथ में उसके संबंध अच्छे रहें, तो क्या वो उसकी माता की बुराई करेगी या उसके साथ में झगड़ा करना शुरू करेगी? अगर उसके साथ में झगड़ा शुरू करती है तो वहां से उसका बिगड़ने का खतरा रहता है। तो अब वो क्या करेगी? ऐसी परिस्थिति के अंदर वो जो है विपरीत रचना बना करके समायोजन स्थापित कर लेती है, अपने सास को बहुत अच्छा कहना शुरू कर देती है, न होने के बाद में भी उनके साथ में इज्जत करना शुरू कर देती है। जैसे कोई घर में बड़ा बुजुर्ग है, वो उसको अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन ये मानते हैं कि बड़े बुजुर्ग को कुछ कहेंगे तो समाज उसको जो है अच्छा नहीं मानेगा, तनाव आ जाएगा, इसलिए उसके बाद में भी वो उसको अच्छा कहना शुरू कर देता है, यानी विपरीत एक मनोरचना स्थापित कर ली जाती है। इसको हम एक उपाय के रूप में मानते हैं समायोजन स्थापित करने की। इसके बाद में देखिएगा शोधन या मार्गांतरीकरण। ये क्या है? जब कोई असामाजिक प्रवृत्ति है किसी के अंदर तो हम उसका शोधन कर देते हैं। जैसे मान लीजिएगा किसी को गुस्सा बहुत आता है तो हम उसको बॉक्सिंग या इस किसी प्रकार के गेम में डाल दें, जिसका जो है उसका जो मूल रूप है वो परिवर्तित होकर के अन्य मार्ग में डाइवर्ट हो गया और वहाँ पर उसका सदुपयोग भी हो रहा है। इसके बाद में हम बात करें क्षतिपूर्ति। क्षतिपूर्ति क्या है? यदि किसी क्षेत्र में व्यक्ति कमजोर है, क्षतिपूर्ति यदि किसी चीज के अंदर वो कमजोर है तो वो दूसरे क्षेत्र में अपने आप को अच्छा स्थापित करने की कोशिश करता है। वो बनावटी या कृत्रिम तरीके से भी की जा सकती है। जैसे मान लीजिएगा कोई लड़की है, वो कद के अंदर, हाइट के अंदर छोटी है तो वो हाई हील पहन लेती है। अगर किसी का कलर फेयर नहीं है तो अनेक प्रकार के सौंदर्य प्रसाधनों का उपयोग किया जा सकता है, और इस प्रकार से जब कोई प्रक्रिया की जाती है तो हम उसे क्षतिपूर्ति के रूप में जानते हैं। साथ ही साथ मान लीजिएगा जैसे हम कहें कि एक परीक्षा है, उसको इंग्लिश नहीं आती, लेकिन उस इंग्लिश की कमी वो बाकी विषयों के अंदर पूरा करने की कोशिश करता है। उसको एग्रीगेट 80% लानी है तो वो ये कोशिश करेगा इसमें 70 आ जाए, दूसरे में 90 आ जाए, तो हम दोनों के बीच में समायोजन स्थापित कर लेंगे। इसे हम क्षतिपूर्ति के नाम से जानते हैं। इसके अलावा हम ऐसे भी देख सकते हैं, कोई व्यक्ति अगर देखने में सुंदर नहीं है तो वो अपने व्यवहार को बहुत अच्छा बना लेता है, या फिर वो कोई कक्षा में प्रथम स्थान ले आता है, सिंगिंग स्टार्ट कर देता है, या इस प्रकार का कार्य करता है ताकि उसकी वो कमियां दिखाई न दे, उस क्षति की पूर्ति कर लेता है। यहाँ समझने की कोशिश कर लीजिएगा, क्षति को पूरा करने का उपाय करता है। उस क्षति को किसी और जगह पे पूरा करना है, यानी घाटा तो लग गया, घाटा तो उसको है, लेकिन उस घाटे को किसी अदर फील्ड में उसको पूरा करना है, वो किसी भी प्रकार से करे। आक्रामक उपाय ये
क्या होंगे? व्यक्ति अधिकतर क्या होता है, अपने तनाव को गुस्से के रूप में जाहिर करता है। दो प्रकार से हो सकता है ये, रक्षक के रूप में और भक्षक के रूप में। भक्षक के रूप में तो आपने देखा ही होगा, आतंकवादी वगैरह बन जाते हैं। रक्षक के रूप में वो क्या करेगा, पुलिस की नौकरी भी कर सकता है, लोगों का रक्षक भी बन सकता है और भक्षक भी बन सकता है। ये आक्रामक उपाय हुआ करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये थे समायोजन के उपाय, और समायोजन से जुड़ी हुई सारी बातों को हमने पढ़ लिया है। समायोजन के उपाय है, यहाँ से अधिकतर प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। परिभाषा के रूप में भी पूछ सकता है, अर्थ के रूप में पूछ सकता है, और एग्जाम्पल दे करके ये पूछ सकता है, जिसकी ज़्यादा संभावना है कि ये जो उदाहरण है वो कौन से उपाय में आता है। तो आप इनको बड़े अच्छे से पढ़ने की कोशिश करना। समरी के रूप में हम बात करें, समायोजन है परिस्थितियों से समझौता कर लेना, असमायोजन है परिस्थितियों के साथ में समझौता स्थापित नहीं करना। असमायोजन की स्थिति में हमें उपाय करने पड़ते हैं, जो दो प्रकार के होंगे, प्रत्यक्ष उपाय और अप्रत्यक्ष उपाय। प्रत्यक्ष के अंदर हम क्या करेंगे, बाधाओं को दूर करने का प्रयास करेंगे या मार्ग बदलेंगे, किसी प्रकार से हम उस जो बाधा है उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। अप्रत्यक्ष के अंदर हम अपने मन को समझाने का प्रयास करते हैं, मानसिक रचनाएं बनाते हैं, मनोरचनाएं बनाते हैं, जिसकी बात अभी हमने की। इन मनोरचनाओं में से एक आधा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, या फिर मानसिक रोग में से पूछा जा सकता है। हमेशा की तरह इस क्लास की जो PDF है वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल या हमारी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप इस टॉपिक के या अन्य यूनिट्स जो हैं उनके टेस्ट देना चाहते हैं तो हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड करके दे सकते हैं। बहुत ही लो कॉस्ट पर बड़े अच्छे टेस्ट वहां पर उपलब्ध हैं दोस्तों आपके लिए। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलना, और हाँ, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, ताकि आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगले क्लास में साइकोलॉजी के किसी अन्य और नए टॉपिक के साथ में। तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।